मैं हूँ इस समय रियाद सऊदी अरेबिया में, एग्जैक्ट वही जगह जहाँ से अभी से कुछ देर पहले हुई है WWE की रॉयल रंबल। और मेरी जो आवाज़ है वो इस बात का सबूत है कि लाइव इसको रॉयल रंबल को देखने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और WWE ने किस लेवल का ये जो शो है वो डिलीवर किया है। तो आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं रॉयल रंबल को। अब मेरी आवाज़ ऐसी ही आपको लगने वाली है, तो इसमें मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, ना मैं उतनी ज़्यादा एनर्जी दिखा सकता हूँ जितनी मैंने सही में इस शो को एंजॉय किया है लाइव देखने के पर्सपेक्टिव से। और मैच में चीज़ें कैसी हुई उसके बारे में बात करेंगे। तो ये रिव्यू बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे नहीं होने वाला जैसे मैं नॉर्मली शोज़ को रिव्यू करता हूँ, क्योंकि इससे पहले जब मैं शोज़ को रिव्यू करता हूँ तो वो बिल्कुल आपकी तरह नेटफ्लिक्स पे ऐसे करके से देखता हूँ, लेकिन क्योंकि ये मैंने लाइव देखा है तो मेरे ओपिनियन थोड़े उस हिसाब से ही फॉर्म होने वाले हैं। तो उसके लिए मैं ये भी बता देता हूँ कि हाँ, व्लॉग भी आएगा और डेफिनेटली वो व्लॉग में जो चीज़ें आप देखने वाले हो आप उसे बहुत एंजॉय करने वाले हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विमेंस रॉयल रंबल मैच से। इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मैं इसको खुद लाइव उस तरीके से नहीं देख पाया हूँ, तो मैं सही बंदा नहीं होता इस मैच के बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए। लेकिन जैसा एक्सपेक्टेड था विमेंस रॉयल रंबल मैच में WWE करेगी, वैसा ही WWE ने इस मैच में किया है। वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि लिव मॉर्गन ये वाला मैच जीत चुकी हैं। मतलब जैसा हम बात भी कर रहे थे कि लिव मॉर्गन वो सुपरस्टार हैं जो कि शायद बहुत टाइम से लाइन में लगी हुई हैं कि उनको रॉयल रंबल जीतनी चाहिए, और इस बार WWE ने फाइनली वो जो ट्रिगर है वो पुल कर दिया है। क्राउड का रिएक्शन भी लिव मॉर्गन की विक्ट्री पे बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो आप मान सकते हो कि जो फैंस चाहते थे WWE ने विमेंस रॉयल रंबल मैच में वो दिया है। हमने इस मैच में निकी बेला के साथ साथ ब्री बेला को भी देखा है, और जैसे मैंने प्रेडिक्शन में बोला भी था कि भाई इस मैच में जो टीम्स हैं वो हो सकता है एक दूसरे के अगेंस्ट भी जाएं, तो वैसा हमने सिमिलर देखा। क्योंकि लिव मॉर्गन के अब तो ऐसा लग रहा है कि जो रकेल रोड्रिगेज हैं उनके साथ पंगे शुरू हो चुके हैं। जैसे मैंने बोला, मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊंगा और मैं उसके लिए अपोलोजाइज़ भी करता हूँ क्योंकि मेरा काम है पूरे डिटेल में रिव्यू में जाने का, लेकिन अभी ये चीज़ नहीं हो पाएगी। अभी आने वाले वीडियोज़ में हम अच्छे से बात करेंगे इस विमेंस रॉयल रंबल मैच के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है शो पर और ये था एजे स्टाइल्स वर्सेस गुंथर के बीच में, और यहाँ पे अगर एजे स्टाइल्स इस मैच को हारेंगे तो वो हो जाएंगे रिटायर। सबसे पहले तो अगर मैच में स्टेक इतने ज़्यादा हैं तो वैसे ही मैच को देखने में ही डर लगता है कि एजे स्टाइल्स वो सुपरस्टार है जिसको हमने एज रेसलर एज परफॉर्मर बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो क्या ये हम लास्ट टाइम देखेंगे एजे स्टाइल्स को WWE के रिंग में रेसल करते हुए? वो फैक्ट ही हॉन्ट करता है कि भाई गुंथर नहीं जीतना चाहिए इस मैच को और एजे स्टाइल्स कैसे भी करके इस मैच को जीत जाए। सबसे पहले तो जब गुंथर अरीना में जब स्टेडियम में आता है भाई, जैसा हम टीवी पे देखते हैं वैसा अगर मैं इसे कंपेयर करूँ भाई, तो गुंथर को सबसे पहले तो रिएक्शन, वो जो हीट एक हील को मिलनी चाहिए उसी लेवल की हीट गुंथर को मिलती है। और मतलब ये वाला जो स्टेटस है ना कि आप क्राउड किससे ऐसी हीट ले सकते हो और वो भी जब चाहो तब, वो चीज़ गुंथर को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाती है। एजे स्टाइल्स के एंट्रेंस पर क्राउड बहुत ज़्यादा उनके लिए रिएक्ट करता है। सारे लोगों के जो कैमराज हैं उस समय बाहर थे, हर कोई रिकॉर्ड करना चाहता था इस मूवमेंट को, क्योंकि हो सकता है कि ये एजे स्टाइल्स का आखिरी मैच है। तो मैच की स्टोरी वैसी ही रहती है कि गुंथर बहुत ज़्यादा इसमें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक अंडरडॉग की तरह एजे स्टाइल्स को इस मैच में दिखाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हैं जहाँ पे एजे स्टाइल्स जब ऐसे चढ़ के ऊपर आते हैं गुंथर के, तो क्राउड इस मूवमेंट पे खुश होता है। फिर वहीं जो अपने होल्ड में फंसाते हैं गुंथर एजे स्टाइल्स को, तो क्राउड के लिए वो डराने वाला मूवमेंट भी था। लेकिन इस मैच के फिनिश में कुछ ऐसा हुआ है जो कि मैं बोलूँगा कि फैंस को क्वेश्चन में डाल के रखा हुआ है कि इस मैच के आउटकम से हम क्या कंक्लूजन निकालें, क्योंकि इस मैच में विक्ट्री हुई है गुंथर की। अब अगर इस मैच में गुंथर की विक्ट्री हुई है तो उस हिसाब से एजे स्टाइल्स का ये उनके रेसलिंग करियर का आखिरी मैच है। लेकिन मैच हारने के बाद जो हमने चीज़ देखी है वो शायद किसी और तरफ इशारा करती है। तो होता कुछ ऐसा है कि गुंथर ने अपने स्लीपर होल्ड में एजे स्टाइल्स को फंसाया और उसके बाद रेफरी जैसे हाथ उठाता है और उसके बाद अगर गिर जाए तो फिर रेफरी उस मैच को वहीं पे ख़त्म कर देता है। सबसे पहले तो वो चीज़ 3 बार नहीं हुई, वो चीज़ सिर्फ एक बार हुई है। मतलब रेफरी ने सिर्फ एक बार एजे स्टाइल्स का हाथ उठाया और ऐसे गिरा वो, और उसके बाद फिर मैच उन्होंने वहीं पर फिनिश कर दिया, तो बेल बज जाती है, गुंथर इस मैच को जीत जाते हैं। लेकिन मैच ख़त्म होने के बाद जब एजे स्टाइल्स रिंग में थे, सारा क्राउड उनके लिए चीयर कर रहा है, थैंक यू एजे के वहाँ पे चैंट लग रहे हैं, एजे स्टाइल्स के वहाँ पे चैंट लग रहे हैं। लेकिन उस मूवमेंट पे जब उन्होंने अपने हैंड ग्लव्स को उतारा और वो उसको रखने जाते हैं, तो जब वो रखने जा रहे थे तो सारे क्राउड नो वहाँ पे करने लग गया, और उसके बाद फिर एजे स्टाइल्स
उन ग्लव्स को दोबारा पहन लेते हैं। मतलब अगर कोई सुपरस्टार रिटायर हो रहा है तो कोई अपने बूट्स रख के चला जाता है, जो भी उसके लिए स्पेशल चीज़ होती है, जो भी उसके अटायर का पार्ट होती है, वो उसको रख के चला जाता है। लेकिन एजे स्टाइल्स ने वो रखा नहीं और उसके बाद एजे स्टाइल्स उससे पहन के वहाँ से चले जाते हैं। तो ऑनलाइन ऑब्वियसली स्पेकुलेशन इसके बारे में यही है कि एजे स्टाइल्स का WWE करियर का ये आखिरी मैच था और वो रिटायर हो चुके हैं आज रॉयल रंबल में। लेकिन इस चीज़ का मतलब ये है कि एजे स्टाइल्स कहीं बाहर जाकर रेसल करने वाले हैं। जैसे हमने एज के लिए देखा था कि उन्होंने अपना आई थिंक कनाडा में ही लास्ट मैच रेसल किया था मंडे नाइट रॉ में या स्मैकडाउन में, मेरे को कुछ तो ऐसा याद आ रहा है। और उसके बाद फिर वो ऑल एलिट रेसलिंग कंपनी में जाके गए थे। तो शायद सिमिलर चीज़ एजे स्टाइल्स के साथ भी है, बट लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ये एजे स्टाइल्स का देख के अभी ऐसा लग रहा है कि हमने आखिरी ही मैच देखा है। अब भाई इसके बारे में तो आप क्या ही बोल सकते हो कि अच्छा लगा बुरा लगा, क्योंकि एजे स्टाइल्स का खुद का डिसीजन है, उनका रेसलिंग करियर बहुत बड़ा रहा है। और जिसमें बोलता हूँ कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए सुपरस्टार की। अगर वो अपने टर्म्स पर रिटायर होना चाहता तो हम ज़्यादा कुछ फोर्स नहीं कर सकते अपने थॉट्स उस चीज़ के ऊपर। तो फिलहाल तो एजे स्टाइल्स का रिटायरमेंट मैच हो चुका है और WWE से ऑफिशियली हो गए हैं वो रिटायर। इस मैच की चीज़ों को मैंने देखो इन्जॉय किया है, स्पेशली जब इसको लाइव देखते हैं तो फिर वो एक अपने आप में अलग फीलिंग होती है। व्लॉग भी इसका जल्दी आने वाला है। पहले मैंने सोचा रिव्यू वीडियो आपको करके दे देता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब ये नहीं डाला तो फिर ऐसा लगता है कि भाई फिर तो अभी तक कुछ पोस्ट ही नहीं किया है। इसके बाद फिर अगला जो मैच आता है वो मैच था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। आप देखो थोड़ा सा मैं इस मैच के होने से नाखुश था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस मैच में रैंडी ओटन आ सकते हैं, लेकिन रैंडी ओटन क्योंकि वो मैच जीते नहीं तो सैमी ज़ेन के साथ फिर WWE जाती है। और क्योंकि ये सऊदी अरेबिया में शो था तो इस वजह से उनका थोड़ा सा जो किस्मत है वो भी ज़्यादा चल गई। अब इस मैच की अगर बात करें भाई तो ड्रू मैकिंटायर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ भाई क्या तगड़ा बंदा लगता है भाई। वो ऐसा लगता है कि अगर किसी सुपरस्टार किसी बंदे को चैंपियन बनना चाहिए तो वो ड्रू मैकिंटायर ही है। और इस मैच की पूरी स्टोरी यही है कि सैमी ज़ेन ने आज तक ड्रू मैकिंटायर को हराया नहीं है। अब ड्रू मैकिंटायर के पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है, तो क्या अब सैमी ज़ेन ड्रू मैकिंटायर को हरा सकता है? देखो सैमी ज़ेन ने इस मैच में पूरे एफर्ट्स डाले हैं और क्राउड को उन्होंने एज पे रखा था, क्योंकि है ये सऊदी अरेबिया का शो, तो ऐसा हो सकता है कि सैमी ज़ेन इस मैच को जीत जाए। और वैसे भी रोड टू रेसलमेनिया में WWE ट्विस्ट एंड टर्न्स तो डाल ही देती है, तो ऐसा भी हो सकता था कि सैमी ज़ेन इस मैच में चैंपियनशिप जीत जाए और ड्रू मैकिंटायर के हाथ से फिर से सब कुछ सन्नाटा हो जाए और सब कुछ चला जाए। अब इस मैच के एंड में ही अगर आ जाए तो भाई ड्रू मैकिंटायर को मतलब पूरी कोशिश उन्होंने करी, एक्सप्लोडर हेलुआ किक सब कुछ हो गया, लेकिन ड्रू मैकिंटायर इतना इजीली हारने नहीं वाला है। और हराया भी उन्होंने एक नहीं बल्कि दो क्लेमोर के साथ। एक पहले लगाई उसके बाद पिन नहीं किया उन्होंने, और जब ऑलमोस्ट खड़े हो रहे थे सैमी ज़ेन उसके बाद उन्होंने क्लेमोर लगा के इस मैच में पिन कर दिया है सैमी ज़ेन को और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। लाइव मैच देखने के हिसाब से डेफिनेटली इसको पूरा एंजॉय किया गया है। इसमें मतलब ये ऐसी परफॉर्मेंस थी जो कि हमें ये भरोसा दिला रही थी कि शायद सैमी ज़ेन इस मैच को जीत सकते हैं, बट WWE का जो कॉल है वो सही था कि ड्रू मैकिंटायर के पास ही अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप रहनी चाहिए। तो अब तो आई थिंक क्लियर है कि एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ही वॉक इन करने वाले हैं ड्रू मैकिंटायर इस साल की रेसलमेनिया में। और अब बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जो कि था मेंस रॉयल रंबल मैच। और भाई मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना ज़्यादा स्पेशल फील हो रहा है इस बात के लिए कि मैंने पहली बार WWE का प्रीमियम लाइव इवेंट देखा है और मैंने विटनेस किया है ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, ओनली ट्राइबल चीफ को अपनी आंखों के सामने रॉयल रंबल मैच जीतते हुए। अब आपको ऐसा अच्छा मतलब ऐसा लग रहा होगा कि मैं पहले से ही स्पॉइलर दे रहा हूँ, लेकिन शायद अब तक आपको ये पता चल ही गया होगा। और वैसे भी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अभी आपको समझ भी आ रहा होगा कि मैं शो को बहुत अलग तरीके से रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि जब इसको लाइव आप देखते हो तो चीज़ें बहुत अलग फील होती हैं। तो पहले जैसे कल स्मैकडाउन में ही लीक सा हो गया था कि जो शुरुआत में है वो ब्रॉन ब्रेकर आने वाले हैं। शुरुआत में वो आए लेकिन नंबर 1 पर नहीं, नंबर 2 पर, क्योंकि इस मैच की स्टार्टिंग करी ओबा फेमी ने। और सिर्फ इस रॉयल रंबल मैच से WWE ने जो ओबा फेमी को बना दिया है मेन रोस्टर वाली ऑडियंस के सामने, ये एग्जैक्ट चीज़ WWE को करनी थी और बिल्कुल WWE हल्का सा भी नहीं चूकी है। एग्जैक्ट जो उनको करना था ओबा फेमी के साथ उन्होंने वो किया है। लेकिन मैच की स्टार्टिंग में एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि मतलब लोगों की लिस्ट में फेवरेट में था ब्रॉन ब्रेकर कि वो इस मैच को जीतेंगे, बट गेस व्हाट, ब्रॉन ब्रेकर इस रॉयल रंबल से पहला बंदा बनता है जो कि एलिमिनेट होता है। और एलिमिनेट भी वो कैसे होता है, एक बंदा आता है हुडी में, उसने मारना शुरू किया है ब्रॉन ब्रेकर को, उसने स्टॉम्प लगाया है और उसके बाद रिंग में भेजा है और उसके बाद फिर ओबा फेमी का काम आसान हो गया, उन्होंने पकड़ के निकाल दिया बाहर ब्रॉन ब्रेकर को। पॉल हेमन शॉक में है, ब्रॉन ब्रेकर को समझ नहीं आ रहा कि भाई ये मेरे साथ अभी हुआ क्या, और कहाँ हम ऐसा मान रहे थे कि हो सकता है आयरन मैन इस मैच का बन सकता है ब्रॉन ब्रेकर, और अगर क्या पता WWE इस मैच में ब्रॉन ब्रेकर के साथ
शांति जाए और वो इस मैच को जीत जाए, लेकिन उनका जो पत्ता है वो पहले ही साफ़ हो जाता है। और उसके बाद फिर हमने देखी है बिल्कुल एक खतरनाक एक तरफा ओबाफेमी की परफॉर्मेंस। सोलो सिकोहा निकल के आते हैं, रे मिस्टीरियो निकल के आते हैं, रूसेव निकल के आते हैं, और रूसेव भाई वापस तो आए, लेकिन WWE ने उनको इस तरीके से बुक नहीं किया कि ऐसा देख के लगे कि WWE कुछ उनको लेके सीरियस है। रे मिस्टीरियो ने जो 619 लगाए ओबाफेमी को, भाई ओबाफेमी को उसका कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये जो मैं बात बोल रहा हूँ कि कैसे WWE ने बिल्ड किया है सिर्फ इस रॉयल रंबल मैच से ओबाफेमी को। मैट कार्डोना भी निकल के आते हैं, फिर वो भी मतलब ओबाफेमी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही है कि ओबाफेमी की परफॉर्मेंस फिर तगड़ी वहाँ पे आ रही है। डेमन प्रीस्ट होते हैं, जिवॉन ने आके भाई मैं बोलूँगा कि जो काम अब तक कोफी किंगस्टन करते थे वो करना शुरू किया, और WWE उनको एग्जैक्ट कोफी किंगस्टन की तरह ही बुक कर सकती है रॉयल रंबल में। हाँ, उन्होंने वैसा स्पॉट नहीं किया कि जैसे बिल्कुल लास्ट मोमेंट से कोफी किंगस्टन ने बहुत सारे अपने सेव किए, वैसा नहीं था, लेकिन हाँ WWE कर सकती है। रिंग में अगर आप जिवॉन और ओबाफेमी की केमिस्ट्री की बात करो तो वो भी देखने में सही लग रही थी, क्योंकि एक बंदा हैवी वेट है, भारी भरकम है, और दूसरा बंदा अपनी फुर्ती से हराने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर इग्वाना को भी हमने इस मैच में देखा और वो मूवमेंट बड़ा सही लगा मुझे, जब डेमन प्रीस्ट ने वो जो उनका इग्वाना है लाएस्का जो है उसको भी और मिस्टर इग्वाना दोनों को भी पटका। तो वो जो फन वाली चीज़ है WWE ने इस रॉयल रंबल मैच में डाली है। ट्रिक विलियम्स आते हैं, वूप दैट ट्रिक के वहाँ पे चैंट लग रहे थे बहुत ज़्यादा, और वूप दैट ट्रिक के जो चैंट हैं वो मैं बोलूँगा कि रॉयल रंबल में सबसे लाउड चैंट्स में से एक थे जो मैंने वहाँ पे लाइव फील किया है। अभी जब व्लॉग आएगा तो आपको उसमें और वो दिख जाएगा। अब इसके बाद एंट्री होती है 11वें नंबर पर कोडी रोड्स की, और यहाँ पे हमने कोडी रोड्स और ओबाफेमी को भी आमने सामने देखा है। थोड़ा आप देखोगे तो बाकी सुपरस्टार के कंपैरिजन में कोडी रोड्स को पहले डाला गया, और फिर एल ग्रांडे अमेरिकानो को भी एक सीरीज़ शुरू होती है, क्योंकि पहले जो लुडविग काइजर वाला एल ग्रांडे है वो निकल के आता है, और उसके बाद फिर चैट गेबल वाला एल ग्रांडे अमेरिकानो में निकल के आता है, और वहाँ पे फिर वो जो अनमास्किंग है उसकी भी कोशिश करी जा रही है, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाती है। और फिर ट्रिक विलियम्स ने जो असली वाला एल ग्रांडे है उनको भी एलिमिनेट कर दिया। कोडी रोड्स ने क्रॉस रोड्स लगा के ट्रिक विलियम्स को एलिमिनेट कर दिया। तो बहुत ज़्यादा WWE ने कुछ दिखाया नहीं है ट्रिक विलियम्स को इस रॉयल रंबल मैच में। पावर हाउस हॉब्स को हमने देखा जो कि रॉयस कीस के नाम से है। मैंने आपको चैनल में बताया भी था कि ये WWE के साथ साइन हो चुके हैं, AEW के सुपरस्टार हैं, अभी WWE में आ चुके हैं। लोगों ने कुछ खास रिएक्शन दिया नहीं, देखो, क्योंकि शायद लोगों को पता ही नहीं था कि ये सुपरस्टार कौन है, जबकि WWE ने वो जो टाइटन ट्रॉन है उस पर लगाया था पावर हाउस हॉब्स वाला नेम, ताकि फेमिलियर पता चले इनको कि ये है कौन, लेकिन वो चीज़ ने उतना वर्क नहीं किया। डेमन प्रीस्ट के साथ हमने उनका फेस ऑफ देखा, उन्होंने डेमन प्रीस्ट को फोड़ा, ऐसे दिखाया कि जैसे भैया ये तो कुछ तगड़ी फोर्स है, इवन उन्होंने एलिमिनेट भी कर दिया था। फिर कोडी रोड्स और पावर हाउस हॉब्स का हमने रॉयस कीस का हमने फेस ऑफ देखा, और ये AEW के फॉर्मर AEW सुपरस्टार हैं, तो ये भी एक मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेगी। फिर ऑस्टिन थेरी आते हैं, ब्रॉन्सन रीड निकल के आते हैं, और ब्रॉन्सन रीड ने सुनामी लगाई। इलिया ड्रैगनोव को हमने देखा, ला पार्का भी इस मैच में आए हैं, और भाई उन्होंने जो रिंग में अपने मूव्स दिखाए हैं, अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ कि रॉयल रंबल मैच में आप मूवमेंट्स भी बनाते हो, तो ला पार्का ने वो चीज़ अच्छे से करी इस मैच में, और क्राउड भी उस चीज़ को एंजॉय कर रहा था। फिर निकल के आते हैं ड्रैगन ली, और विजन का फिर एक और मेंबर एंटर करता है जो कि थे लोगन पॉल। हॉब्स ने फिर लोगन पॉल को फोड़ा भी। लोगन पॉल की भाई फुर्ती रिंग में आके कुछ अलग ही लगती है, सारे लोग अलग मूव कर रहे हैं, और लोगन पॉल ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अब सारी स्पॉटलाइट उसके ऊपर है, और वो चाहता है कि वो बेस्ट यहाँ पे चीज़ करे। हॉब्स एंड ब्रॉन्सन रीड का भी हमने फिर फेस ऑफ देखा, तो ये भी भारी भरकम से जो बंदे हैं वो दिख रहे थे। बाकी फिर ब्रॉन्सन और ऑस्टिन थेरी ने जो है ला पार्का को एलिमिनेट कर दिया, ड्रैगन ली भी एलिमिनेट हो जाते हैं। ये ड्रैगन ली और ये सारे सुपरस्टार पता नहीं, ये तो फिलर की तरह यूज़ हो रहे थे, कुछ बहुत ज़्यादा इनकी खास बुकिंग थी नहीं। और फिर 21वें नंबर पर सुपरस्टार निकल के आता है LA नाइट, और भाई LA नाइट के लिए क्या रिएक्शन था, जिस तरीके से WWE ने रॉयल रंबल में बुक किया है LA नाइट को, अगर आप रिएक्शन के बेसिस पे देखोगे तो उनके साथ तो इस रॉयल रंबल में कुछ और ही अलग चीज़ें होनी चाहिए थी। LA नाइट आते हैं, विजन से ही उनके जो है वो पंगे हो रहे हैं, उन्होंने ऑस्टिन थेरी को एलिमिनेट कर दिया, ब्रॉन्सन रीड को BFT लगा के उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है। तो मतलब आते ही उन्होंने अपने जो जलवे हैं वो दिखा दिए थे। और 22वें नंबर पर एंट्री होती है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की, और भाई मैं बता नहीं सकता कि क्या स्पेशल कैसी वो उस समय स्टेडियम में फीलिंग थी जैसे ही ब्रॉक लेसनर का म्यूज़िक हिट हुआ। ब्रॉक लेसनर के म्यूज़िक प्ले होने से पहले की रॉयल रंबल बहुत अलग फील हुई, और ब्रॉक लेसनर के आने के बाद से जो मेंस रॉयल रंबल है वो बहुत अलग फील हुई। आते हैं वो बिल्कुल पॉल हेमन के साथ में, पॉल हेमन की छाती बहुत ज़्यादा चौड़ी थी कि देखो मैं अपना जो बंदा है वो लेके आ गया हूँ, और जैसे ही ब्रॉक लेसनर रिंग में आते हैं अपना वो वही काम करते हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने जो है सुप्लेक्सेस हिट करना शुरू कर दिया, कोडी रोड्स के भी वो सामने आते हैं, उनको भी उन्होंने फोड़ दिया, F5 उन्होंने लगाया जिवॉन को, और उसके बाद हमने ओबाफेमी और ब्रॉक लेसनर का फेस ऑफ देखा है। और ये चीज़ हम फैंस डिमांड कर रहे थे कि WWE को देनी चाहिए,
और उन्होंने एग्जैक्ट ये चीज़ करके दी है। तो भाई इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना पड़ेगा WWE को कि जो मूवमेंट्स हम चाह रहे थे WWE ने उसको दिया है हमें। तो अगर हम WWE की बहुत ज़्यादा बुराई करते तो हमको इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, लेकिन फिर क्या होता है ये ज़्यादा कुछ इससे पहले कुछ किया ही नहीं उन्होंने आपस में भी, तो मिस निकल के आते हैं। और भाई बहुत फ़नी चीज़ हो गई मिस, मतलब ऐसा लग रहा है कि भारी भरकम लोगों के बीच में कहाँ पे आ गया है। इसके बाद सारे लोगों ने ब्रॉक लेसनर ओबाफेमी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। ड्रैगनोव ने चॉप लगाया लेसनर को, लेकिन लेसनर कहते भाई तू है कौन, उन्होंने उड़ा दिया पूरी तरीके से लिया ड्रैगनोव को। उसके बाद फिर से जो फेस ऑफ है वो होता है ओबाफेमी और ब्रॉक लेसनर का, और लेसनर ने इसके बाद जो है किसी को सुप्लेक्स लगा रहे हैं, किसी को F5 लगा रहे हैं, उन्होंने एलिमिनेट भी कर दिया इस मैच में फिनिक्स को। और फिर एक बार होता है लेसनर और ओबाफेमी का फेस ऑफ, और यहाँ पे ओबाफेमी ने क्लोज लाइन मार के गिरा दिया ब्रॉक लेसनर को। और वो साइट देखने में इतना मज़ा आया कि भाई मतलब ब्रॉक लेसनर को भी कोई बंदा इस तरीके से गिरा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ओबाफेमी ने ब्रॉक लेसनर को गिराया यूजुअली वैसे ब्रॉक लेसनर बाकी सुपरस्टार्स को गिराता है। तो ये एक मूवमेंट वैसे था, लेकिन इस मैच में एलिमिनेशन ओबाफेमी जिसने एलिमिनेशन पे एलिमिनेशन किया उसको एलिमिनेट करने का काम किया है ब्रॉक लेसनर ने। तो शायद WWE ने यहाँ से वो जो स्टोरी है उसको भी शुरू कर दिया है जो कि हम देखना चाहते हैं ब्रॉक लेसनर और ओबाफेमी के बीच में। क्योंकि भाई अगर आप ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्यों देखना चाहते हैं, अगर आपने बस रॉयल रंबल में इनका प्रीव्यू देख लिया तो ये एक ऐसी स्टोरी हो सकती है जो कि मतलब मेन बन जाए। मैं तो कह रहा हूँ बाकी स्टोरी सारी साइड हटा दो, चाहे वो चैंपियनशिप की क्यों ना हो। अगर WWE ने अच्छे से बना दिया है ब्रॉक लेसनर ओबाफेमी की स्टोरी को तो भाई ये फैंस को सबसे ज़्यादा एक्साइट करेगी। तो भाई फिर लेसनर ने एलिमिनेट कर दिया ओबाफेमी को, और ये हुआ उस टाइम पे जब ओबाफेमी लोगन पॉल के पीछे पड़े हुए थे। तो ये एक रीज़न है ओबाफेमी के पास बताने के लिए कि क्यों वो एलिमिनेट हो गए। और फिर नंबर 25 पर आते हैं जे उसो, और अगेन साथ में जे उसो की एंट्रेंस पे मैंने कितनी ज़्यादा अभी रिव्यू करते हुए गालियाँ दी होंगी, भाई ये क्या ऐसे ऐसे करते रहते हो। लेकिन भाई जैसे मैंने आपको बोला लाइव तो करने का फिर इसका अलग ही मज़ा है, इसकी मैं कोई कंप्लेंट नहीं करूँगा। जे उसो आते हैं, उन्होंने रन इट बैक फिर से किया, वो ईट करना भी शुरू कर रहे हैं। और पता नहीं थोड़ा अब्रप्ट मुझे लगा, लेकिन 26वां जो एंट्रेंट है वो निकल के आता है, और ये थे कोई और नहीं बल्कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। और आज जब मैंने लाइव रोमन रेंस के इस वाले म्यूज़िक को सुना है तो पहले मुझे हेड ऑफ़ द टेबल वाले हमेशा से पसंद आया, लेकिन वो जो म्यूज़िक स्टेडियम में बजता है जो हेड ऑफ़ द टेबल वाला पहले था, अब ये आई एम ग्रेटनेस करके इसको बुलाते हैं क्योंकि उन्होंने उसमें थोड़ा सा चेंज किया जब से बेफेस बने रोमन रेंस। भाई लोग जो रिस्पेक्ट दिखाते हैं लोग, मतलब ब्रॉक लेसनर की एंट्रेंस पर सारे लोग बहुत पॉप दिया था उन्होंने, लेकिन रोमन रेंस की एंट्रेंस पे ऐसे था कि भाई सारे लोग समझ रहे हैं कि भाई कौन खतरनाक खिलाड़ी निकल के आ रहा है। ऐसी वाली पूरी फीलिंग थी रोमन रेंस को देख के। और रोमन रेंस बंदा भी लग रहा था कि भाई ये कैसे मूड से आया है, ये सीरियस है या ये जे उसो के साथ मिलके करेगा। तो वो पहले तो ऐसे कहता है कि चल हम दोबारा करते हैं ऐसे जैसे उन्होंने पहले भी किया था, लेकिन रोमन रेंस ने मार दिया भाई जे उसो को। तो ये पता चल गया था कि आज रोमन रेंस बड़े सीरियस वे में आए हैं। उन्होंने जो है फिर एलिमिनेशन करने शुरू कर दिया। रोमन रेंस और कोडी रोड्स को भी हमने आमने सामने देखा। जेकब फार्टो आते हैं और जेकब फार्टो को देखते ही कोडी रोड्स पहले ही उनके ऊपर कूद पड़े। एलिमिनेशन ऊपर से नहीं हुआ, लेकिन ऐसे ही वो बाहर जाके लड़ रहे हैं। और फिर हमने रोमन रेंस और कोडी रोड्स का फेस ऑफ देखा। तो उस टाइम पे फिर जे उसो जब आए तो इन्होंने मिलके 1D फिनिशर लगाया कोडी रोड्स को। तो ये भी एक WWE ने अच्छा टैग टीम वाला, मतलब क्योंकि भाई लोग हैं तो ऐसा इन्होंने फिर एक मूवमेंट डाला। फिर 28वें नंबर पर पेंटा निकल के आते हैं और कोडी रोड्स ने एलिमिनेशन कर दिया इस मैच में LA नाइट का, और उस मौके पर क्राउड ने बू किया है। मतलब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो रिएक्शन था, कंसिडरिंग दैट रिएक्शन LA नाइट शायद इस मैच में और बेटर कर सकते थे, बट WWE ने आई थिंक उतना भरोसा दिखाया नहीं LA नाइट के ऊपर। इसके बाद 29 पर आते हैं रैंडी ओर्टन, और मैं वेट कर रहा था भाई कि फिर से मेरी जो आंखें हैं वो ब्लेस हो RKOs देख के, और वही चीज़ रैंडी ओर्टन ने डिलीवर करी है। उन्होंने RKO पेंटा को भी लगाया, लोगन पॉल को भी लगाया, और जिवॉन और रैंडी ओर्टन का नेक्स्ट में हमने मैच देखा था, वहाँ पे एक RKO बॉच हो गया था और उसके बाद रैंडी ओर्टन ने माफ़ भी कर दिया था जिवॉन को। लेकिन आज उन्होंने कहा कि भाई चलो कोई बात नहीं, तब हो गया था, अब बढ़िया से हिट करेंगे। तो एक RKO तगड़ा वाला उन्होंने जिवॉन को भी लगाया। रैंडी ओर्टन ने एलिमिनेट कर दिया जिवॉन को, और नंबर 30 की बारी आती है। तो भाई यहाँ पे निकल के आते हैं कि यहाँ कोई सरप्राइज़ नहीं है, यहाँ कोई जेरिको नहीं है, यहाँ पे वो नाम है गुंथर का। और भाई उस टाइम पे लोग गुस्से में थे बहुत ज़्यादा कि यार मतलब एक तो अनाउंस था तो आप कुछ कर भी नहीं सकते कि हाँ भाई ऐसे तो आना ही है, लेकिन क्योंकि गुंथर ऑलरेडी अभी रिटायर कर चुका है AJ को, तो उनको वो जो हीट वाला रिएक्शन है वो बहुत तगड़ा मिलता है। अब यहाँ से फिर सारा जो रॉयल रंबल का एक बार सारे एंट्रेंट हो जाते हैं भाई, तो फिर आप एक भी सेकंड के लिए नज़रें हटा नहीं सकते इस रॉयल रंबल मैच से। हमने RKO हिट करते हुए देखा रैंडी ओर्टन को गुंथर को, और वो भी एक क्या मूवमेंट था जब रैंडी ओर्टन और कोडी रोड्स मिल के मार रहे हैं गुंथर को। क्राउड उस चीज़ को बहुत पसंद कर रहा है कि इसे मार दो, ऐसा क्राउड को देख के लग रहा है कि वो चाह रहे हैं भाई ये ख़त्म ही कर दो गुंथर को वैसे, लेकिन गुंथर ने ऐसे बिजी कर दिया उनको, और कोडी रोड्स और रैंडी ओर्टन का एक्सीडेंटली एक दूसरे को ही फिर हिट करने में लग जाते हैं।
लेकिन हमने इस मैच में एंट्री देखी है ड्रू मैकिंटायर की, और भाई मैं इतना खुश हुआ ना, क्योंकि मेरे को लगा भाई चलो ठीक है, कोडी रोड्स तो इस मैच को नहीं जीत रहा। उन्होंने बिल्कुल ऐसे बाहर रोप्स पे ही जो क्लेमोर है उसको हिट कर दिया, तो कोडी रोड्स का जो पत्ता है वो इस मैच से ड्रू मैकिंटायर ने साफ कर दिया। और जे ऊसो भाई बड़ा चालाक आदमी है, वो रोमन रेंस को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रोमन रेंस ने कहा भाई मैं भी तेरा बड़ा भाई हूँ, उन्होंने खुद ही एलिमिनेट कर दिया जे ऊसो को एक स्पीयर हिट करने के बाद। तो देखते हैं इस वाली स्टोरी को भी क्या वो एक्सप्लोर करेंगे। और लास्ट में जो 4 सुपरस्टार बचते हैं वो थे रोमन रेंस, रैंडी ओर्टन, गुंथर और लोगन पॉल। स्पीयर लगा लोगन पॉल को, लोगन पॉल एलिमिनेट हो जाते हैं। आरकेओ लगता है रोमन रेंस को, गुंथर ने एलिमिनेट कर दिया रैंडी ओर्टन को। और जैसी ये चीज़ हुई लोगों को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि लोग एटलीस्ट गुंथर को तो नहीं देखना चाहते कि वो एलिमिनेशन करे। एक तो अभी बंदा एजे स्टाइल्स को रिटायर करके भी आया है, और अब इसके बाद लास्ट में जो 2 बंदे बचते हैं वो थे रोमन रेंस और गुंथर के। और इस मूवमेंट पे, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता था गुंथर का नाम भी ऑड्स में ऊपर है, गलती से भी फैंस ये नहीं चाह रहे थे कि हो जाए कि गुंथर इस मैच में हरा दे रोमन रेंस को, या उनको मतलब उनको टॉप रोप से ऊपर फेंक दे, क्योंकि फिर तो भाई लोग जो फटने वाले थे, क्योंकि एक तो अभी एजे स्टाइल्स को हरा भी और वो रोमन रेंस को हरा, मतलब मैच से लास्ट में एलिमिनेट करेगा। बट डब्ल्यूडब्ल्यू ने सही चीज़ करी, स्लीपर होल्ड में गुंथर ने रोमन रेंस को भी फंसाया, लेकिन भैया वो भी रोमन रेंस है, उन्होंने स्पीयर हिट किया गुंथर को और उसके बाद एलिमिनेशन कर दिया गुंथर का। और 2026 की मेंस रॉयल रंबल को रोमन रेंस ने जीत लिया है, और अब वो हेडलाइन करने वाले हैं रेसलमेनिया को, जहां पर वो किसी एक वर्ल्ड टाइटल को चेस करने वाले हैं। ये रॉयल रंबल में डब्ल्यूडब्ल्यू ने मूवमेंट्स दिए, इस मैच का जो आउटकम है डब्ल्यूडब्ल्यू ने वो सही तरीके से निकाला। मेरे हिसाब से तो बस आप थोड़ा ये कह सकते हो कि शायद सरप्राइज उस लेवल के नहीं थे, लेकिन ओवरऑल मैं ये बोलूँगा कि ये रॉयल रंबल मिस नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको, इस मेंस रॉयल रंबल मैच को पूरा हिट बनाया। स्पेशली मेरा इसको लाइव देखने का एक्सपीरियंस भाई डेफिनेटली ये वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल नाइट्स में से मेरे लिए एक होने वाला है। और यहाँ सब जो रेसलमेनिया की स्टोरी लाइन्स हैं वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। आप बताओ आपको रॉयल रंबल कैसी लगी। व्लॉग बहुत जल्दी आना है, तो उसके बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए चिपके रहो इस चैनल के साथ। चैनल पे और भी आगे वीडियोस आने वाली, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।